तो आज के क्लास की शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता से करते हैं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शुक्ला। आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कमर कसकर बैठ जाइए किताबों के साथ, क्योंकि अब नो एक्सक्यूजेज, नो मोर डिलेज, नो मोर प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि अब कीमत ज़्यादा बड़ी है, दाव ज़्यादा बड़ा है, जिंदगी का सवाल है, कैरियर का सवाल है। सो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। हम इंटर स्टेट रिलेशंस डिस्कस कर रहे हैं। माफ करिएगा। इंटर स्टेट रिलेशंस का प्रीवियस क्लास हमने कल किया था, जिसमें हमने 2 इम्पॉर्टेंट पिलर्स डिस्कस किए थे और कहा था कि नेक्स्ट क्लास में इंटर स्टेट रिलेशंस को हम कंप्लीट कर देंगे। सो बेसिकली इंटर स्टेट रिलेशंस के 4 पिलर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं। इन दोनों को हमने नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। 262 एंड 263 को हमने डिस्कस कर लिया है। आज के क्लास में हम 3rd पिलर एंड 4th पिलर, दैट इज म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो कि आर्टिकल 261 में, जिसको फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज भी कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के लिए आर्टिकल 301 टू 307 में क्या प्रोविजंस बनाए हैं, इनको डिस्कस करेंगे। एंड इनके बाद देखेंगे कि जोनल काउंसिल्स के क्या प्रोविजंस हैं। अगेन, जोनल काउंसिल्स स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कल भी बताया था। और आज जब जोनल काउंसिल्स कराएंगे उस समय भी रिवाइज बता देंगे कि क्यों जोनल काउंसिल्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अगर आपने इंटर स्टेट रिलेशंस को यहाँ से छुआ है, आप प्लीज़ जाइए, पिछला क्लास करके आइए, तभी जा करके एक होलिस्टिक कवरेज होगा। एंड अगेन, इस क्लास के बाद आप जाइए, इस क्लास को सिर्फ सुनिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये उस तरह की हज़ारों क्लासेस की तरह, उस तरह की हज़ारों वीडियोज़ की तरह हो जाएंगी जो आपने यूट्यूब पे या फिर जो पेड कोर्सेस लिए हैं और पेंडिंग रखे हैं। इन क्लासेस को जैसे ही नोटिफिकेशन जाता है, मैं यूजुअली नोटिफाई कर देती हूँ टेलीग्राम पे कि कितने बजे आपको क्लास जाना है। आप प्लीज़ उस समय क्लासेस को या तो टच ही मत कीजिए, ऐसे कैजुअली आप नोटबुक लेकर बैठिए। जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ उसको सुनिए और लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम जनरली पॉलिटी को भी मैथमेटिक्स की तरह पढ़ते हैं, क्योंकि हम पॉलिटी को फ्लो डायग्राम के तौर पे पढ़ रहे हैं। काफ़ी इजी एंड फ्री फ्लो होता है क्लासेस का। एक बार आपने वो फ्लो डायग्राम बना लिया तो आपके नोट्स बन जाएंगे लक्ष्मीकांत के, और इसके बाद आप जाइए, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लक्ष्मीकांत से उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। आपका वो टॉपिक वहीं ख़त्म हो जाएगा। जब भी रिवीजन करना हो, आपके सामने आपका नोट्स होगा, उसको ओपन कर दीजिएगा और कान में हेडफोन लगा करके क्लासेस प्ले कर दीजिएगा। आँखों के सामने आपके नोट्स प्ले कर रही होंगी, सामने क्लास होगा, कान में मेरी आवाज़ होगी। ये सिंक्रोनिसिटी जब बैठेगी, ये सिंक्रोनाइजेशन जब होगा, कोई चीज़ आपको क्यों समझ में नहीं आएगी, आपको याद हो जाएगा, आप रट लेंगे। और आपसे बेहतर पॉलिटी किसी की तैयार नहीं होगी, मैं यहाँ से आपको गारंटी देती हूँ। आपको जो बोला जा रहा है आप करिए। तो क्लियर है ये? चलिए, तो आज हम इंटर स्टेट रिलेशंस के नेक्स्ट पिलर पे चलते हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज से। क्लियर है ये? जो टॉपिक है आपका पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब अलग अलग स्टेट्स के पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए क्या प्रोविज़न बनाया गया है कि सेंटर और स्टेट एंड 2 स्टेट्स या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, बैलेंस हो, हार्मनी हो, उसको हम यहाँ पे देखेंगे।
हम देखेंगे कि पब्लिक एक्ट का क्या मतलब है, रिकॉर्ड का क्या, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब इस प्रोविज़न को बनाने का पर्पस क्या है, क्यों बनाना पड़ा, ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लाना पड़ा? तो देखिए कि हम ये देखते हैं कि किसी भी स्टेट की जुरिस्डिक्शन उसकी बाउंड्री तक, किसी भी स्टेट की जुरिस्डिक्शन उसकी बाउंड्री तक रिस्ट्रिक्टेड होती है, राइट? अब स्टेट 1 है, इसका जुरिस्डिक्शन स्टेट 2 के अंदर नहीं जाएगा, है ना? सेम गोज फॉर स्टेट 2 का जुरिस्डिक्शन स्टेट 3 के बाउंड्री के अंदर नहीं जाएगा। अगर स्टेट 1 की बाउंड्री यहाँ पे ख़त्म होती है तो यहीं के यहीं इनकी जुरिस्डिक्शन भी ख़त्म होती है। स्टेट 2 की बाउंड्री अगर यहाँ पे ख़त्म होता है तो स्टेट 2 की जुरिस्डिक्शन भी यहीं तक लिमिटेड है। सेम गोज फॉर स्टेट 3। स्टेट 3 अपना जुरिस्डिक्शन स्टेट 2 में नहीं ले जा सकता। अब ये जो अरेंजमेंट्स है, इससे एक प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूट हमारे जो फोर फादर थे उनको लगा कि इस अरेंजमेंट से एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने जुरिस्डिक्शन तो लिमिट कर दी है, लेकिन ये हो सकता है आने वाले सिचुएशन में, क्योंकि जुरिस्डिक्शन को हमने बाउंड्री के साथ लिमिट कर दिया है, तो आने वाले समय में एक स्टेट के एक्ट या फिर रिकॉर्ड या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग को दूसरे स्टेट में रिकॉग्निशन ना मिले, रिस्पेक्ट ना मिले। क्लियर है ये? क्योंकि हमने स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन उनकी बॉर्डर के साथ, उनका जो एग्जिस्टिंग बॉर्डर है, उनका जो बाउंड्री है उसके साथ तय कर दी है, तो हमारे फोर फादर्स को लगा कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि स्टेट का जो एक्ट है, उसके जो रिकॉर्ड है, उसकी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उसको दूसरे स्टेट में रिस्पेक्ट ना मिले, उसको रिकॉग्नाइज ही ना किया जाए। तो इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए, इस डिफ़िकल्टी को एड्रेस करने के लिए हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न बनाया जिसको कहा गया फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। उसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न बनाया जिसको कहा फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। क्लियर है ये? आपको समझ में आ गया क्यों बनाया गया है ये? अब इस फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज के अंदर 3 प्रोविजंस हैं, तीनों को हम पढ़ेंगे। क्लियर है ये? सो पहला 3 प्रोविजन है हमारे पास एंड तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सो पहला प्रोविजन फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज में कहता है कि full faith and credit is to be given throughout the territory of India to the public acts, records and judicial proceedings of the center and every state। इसको मैं फ्लो डायग्राम में बना दूं, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला क्लॉज क्या कहता है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट देना है। फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन किसको, कहाँ पे? फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन कहाँ पे देना है? थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया का डेफिनेशन हम पढ़े हुए हैं, हमें पता है, अगर नए हैं फिर से पढ़ेंगे कि फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब कहाँ देना है ये तो हमने बोल दिया, पर किसको देना है, किस चीज को देना है? टू द थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया किसको देना है? 3 चीजें। टू द, बताइए, पब्लिक एक्ट्स, records and judicial proceedings। यहां तक तो ठीक है कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया की टेरिटरी के किसी भी कोने में, इंडिया के टेरिटरी के किसी भी कोने में पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग को फुल फेथ और क्रेडिट देना है, पूर्ण विश्वास, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, राइट? लेकिन किसका पब्लिक एक्ट, कौन सा रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड, किसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसका, होम। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ सेंटर एंड एवरी स्टेट। यही मतलब है आपका फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज का पहला मेन मीनिंग तो यही है कि सेंटर और हर स्टेट के जो पब्लिक एक्ट है, रिकॉर्ड्स है और जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इसको इंडियन टेरिटरी के किसी भी कोने में
पूरी फेथ देनी है, पूरी विश्वास, पूरी श्रद्धा देनी है, पूरी क्रेडिट देनी है, आप डाउट नहीं करेंगे। क्लियर है ये मतलब होता है फुल फेथ एंड क्रेडिट का। अब यहाँ पे दो कीवर्ड्स आए हैं, एक है पब्लिक एक्ट का क्या मतलब हुआ, रिकॉर्ड का क्या मतलब हुआ, जुडिशियल प्रोसीडिंग तो हम जानते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन इनको भी डिफाइन करता है। चलिए हम भी देख लेते हैं। तो पब्लिक एक्ट का पहले मतलब देखेंगे कि व्हाट इज पब्लिक एक्ट। अब देखिए हमारे गवर्नमेंट में तीन ब्रांचेज हैं, राइट। हमारे गवर्नमेंट में 3 ब्रांचेज हैं, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड तीसरी जुडिशरी, राइट। हमारे पास 3 ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि जुडिशरी को हटा दो, फिलहाल के लिए जुडिशरी को हटा दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि जुडिशरी को हटा देने के बाद जो 2 ब्रांचेस बचते हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इनका कोई भी एक्शन, ये कोई भी एक्शन लेते हैं वो पब्लिक एक्ट कहलाएगा। क्लियर है, यानी पब्लिक एक्ट का मतलब क्या हो गया कि लेजिस्लेटिव एक्ट या फिर एग्जीक्यूटिव एक्ट, एक्शंस टेकन बाय लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, कोई भी एक्शन ले रही है लेजिस्लेचर, कोई भी एक्शन ले रहा है एग्जीक्यूटिव, उसको हम कहेंगे पब्लिक एक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो। इसके बाद हमने यहाँ पब्लिक एक्ट देख लिया। इसके बाद रिकॉर्ड, एक वर्ड आता है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या होता है, व्हाट इज रिकॉर्ड। अब देखिए जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, आप एसडीएम लगेंगे अगर स्टेट में बनते हैं, या फिर किसी भी पोस्ट पे आप पटवारी लग जाएं, या फिर आईएएस लग जाएं, आईपीएस लग जाएं, आईआरएस लग जाएं, या फिर किसी भी पोस्ट पे लास्ट रैंक है और उसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपको पोस्ट मिल रहा है, आप पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। तो आप जब पब्लिक सर्वेंट बन गए और अपने ड्यूटी के परफॉर्मेंस में आपने जो भी रजिस्टर बनाए, जो भी रजिस्टर मेंटेन किया, जो भी आपने रिकॉर्ड बनाया, इसे ये वर्ड पब्लिक रिकॉर्ड है, यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया या फिर जो भी ऑफिशियल बुक बनाया, कब, ये 3 चीज बनाया, लेकिन कब, ये रात को ऑफिस से घर जाने के बाद जब आप लिखेंगे डियर डायरी, आई एम अंडर सो मच प्रेशर, दिस पॉलिटिशियन इज हरासिंग मी, मेरे सीनियर को ज़्यादा करप्शन मिला मुझे कम, ये सब नहीं होगा आपका पब्लिक रिकॉर्ड, क्योंकि ये आपने अपने ऑफिशियल, जब आप ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं तब आपने रिकॉर्ड नहीं बनाई है। तो पब्लिक रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि जब भी एक पब्लिक सर्वेंट जब अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के समय ये रिकॉर्ड्स तो बनाना है। किसने बनाया है, पब्लिक सर्वेंट ने। कब बनाया है, व्हाइल डिस्चार्जिंग ऑफिशियल ड्यूटी, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते समय जब आप ये रिकॉर्ड बनाएंगे तभी आपके जो रिकॉर्ड्स होंगे वो पब्लिक रिकॉर्ड कहे जाएंगे। क्लियर है आपको। सो 30 फुल फेथ एंड क्रेडिट पे वापस चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी के किसी भी कोने में आपको सेंटर और स्टेट्स के पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग को पूरी की पूरी फेथ एंड पूरी की पूरी क्रेडिट देनी है। पब्लिक एक्ट का डेफिनेशन हमने देख लिया, पब्लिक रिकॉर्ड का मतलब भी हमने देख लिया। एक चीज़ बचती है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसको शायद जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा रहे थे तभी हमने डिफाइन कर दिया था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का जब डिफिनीशन अगर आप पूछने जाएं तो आर्टिकल 1 में डिफाइंड है टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जिसमें आपके स्टेट्स आते हैं प्लस यूनियन टेरिटरीज आती हैं। एंड टाइम बीइंग के लिए अगर कोई भी टेरिटरी एक्वायर्ड टेरिटरी तो वो भी आती है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस पूरे इंडिया का जो आपको ज्योग्राफी अभी दिखती है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप से लेकर के जो भी आइलैंड्स हैं, या फिर नॉर्थ से साउथ, जब लद्दाख से कन्याकुमारी चले जाइए, अरुणाचल से इधर आप गिरनार हिल्स चले जाइए, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको कहीं भी आपको एक स्टेट के पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रिस्पेक्ट, फुल फेथ एंड क्रेडिट देना होगा। अब
पहला प्रोविज़न है ये। अब देखिए, आपको ये लगता नहीं है बहुत जनरल कॉन्स्टिट्यूशन ने ओपन एंडेड बात बोल दी कि इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है कि हर स्टेट के पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग को देश के किसी भी कोने में पूरा का पूरा विश्वास, पूरा का पूरा क्रेडिट देना होगा। ये जनरल बात है, लेकिन सवाल है कैसे देना होगा। क्वेश्चन है कि कैसे देना होगा। कोई तो होगा, मोड ऑफ वेरिफिकेशन तो होना चाहिए ना। कोई भी उठ के चला जाएगा, कहेगा कि देखिए ये पब्लिक रिकॉर्ड है, कोई भी आके चला जाएगा कहेगा कि ये पब्लिक एक्ट है एक स्टेट का। कोई तो हो मोड ऑफ वेरिफिकेशन। प्रूव कैसे करेंगे? और प्रूव तो कर, ठीक है, इस पब्लिक एक्ट का, मान लीजिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि एक स्टेट का पब्लिक एक्ट दूसरे स्टेट में भी इसको रिस्पेक्ट देना है, लेकिन अगर जब हम इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसको क्रेडिट दे रहे हैं, तो इस इफेक्ट इसको प्रूफ भी कर दिया, लेकिन इस स्टेट का पब्लिक एक्ट दूसरे स्टेट में प्रूव हो रहा है, इसका इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसका फिर उस स्टेट पे कैसा इफेक्ट होगा, कंसिक्वेंस क्या होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा। सो सवाल आता है कि ये जो जनरल प्रोविजन है इसका प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, हम फुल फेथ एंड क्रेडिट देने को तैयार हैं, लेकिन एक स्टेट का पब्लिक एक्ट, देखिए आप कोर्ट जाते हैं तो आपको प्रूफ तो करना पड़ता है ना, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, राइट, कि ये रिकॉर्ड। उसी तरह आप जाकर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पब्लिक रिकॉर्ड है, ये पब्लिक एक्ट है, तो प्रूफ कैसे करेंगे। और दूसरा सवाल ये था कि अगर प्रूफ हो भी गया तो उस स्टेट पे इसका इफेक्ट क्या होगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा। अगर हम इसको अलग अलग स्टेट्स पे छोड़ दें तो हर स्टेट अपने हिसाब से रूल्स बना लेंगे, रेगुलेशंस बना लेंगे, केओस मच जाएगा कंट्री में कि मेरे यहाँ प्रूफ ऐसे होगा और इसका इफेक्ट ऐसा होगा। दूसरा स्टेट बोलेगा नहीं मेरे यहाँ प्रूफ दूसरे तरीके से होगा और इसका इफेक्ट ये मानेंगे, राइट। तो इस डाइकोटोमी को, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि दिस जनरल प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, यानी अब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। कैसे? अब इसका ये जो दो क्वेश्चन था कि ये प्रूव कैसे होगा और इफेक्ट क्या होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि ठीक है इसका समाधान करते हैं। पार्लियामेंट लॉ बनाएगी एंड लॉ बनाने के बाद बताएगी कि इसका ये जो पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इसका मोड ऑफ प्रूफ क्या होगा, कैसे प्रूव करेंगे दूसरे स्टेट में, मोड ऑफ प्रूफ क्या होगा, और साथ ही साथ इसका इफेक्ट क्या होगा। तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और बताएगी कि ये जो जनरल प्रोविजन है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट देना है, तो ये एक स्टेट के पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग को दूसरे स्टेट में हम रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार हैं, फेथ देने के लिए तैयार हैं, क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका इफेक्ट और मोड ऑफ प्रूफ पार्लियामेंट लॉ बनाकर बनाएगी। सो दिस इज सेकेंड प्रोविजन, फुल फेथ एंड क्रेडिट का। थर्ड प्रोविजन जो है सिंपल है, आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि सिविल कोर्ट्स के फाइनल जजमेंट जो होते हैं वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन सेम क्रिमिनल कोर्ट्स के जजमेंट के अलाउ नहीं होता है। इसको हम ध्यान से देखेंगे। अगर आप एक कोर्ट का सिस्टम देखें तो एक ही कोर्ट एज अ सिविल कोर्ट फंक्शन करता है एंड वही कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट फंक्शन करता है। जब एज अ सिविल कोर्ट फंक्शन करता है तो सिविल मैटर्स को इंटरटेन करता है, जैसे मैरिज, डिवोर्स एक्सेट्रा। क्रिमिनल एज अ वही कोर्ट जब क्रिमिनल कोर्ट की तरफ फंक्शन करता है तो फिर एज अ वहाँ क्रिमिनल मैटर्स को इंटरटेन किया जाता है, जैसे कि डेथ हो गया, मर्डर हो गया, बाकी सब चीज़ें जो भी होती है, रेप एक्सेट्रा। सो अब सिविल कोर्ट सिविल जजमेंट देगा, क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल जजमेंट देगा, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिविल कोर्ट के जो सिविल ऑर्डर्स होते हैं इसको आप इंडिया के किसी भी कोने में एग्जीक्यूट करा सकते हैं, फिर सिंपल शब्दों में कहें कि मान लीजिए कि बिहार की एक कोर्ट ने किसी मैटर में, सिविल मैटर में कोई जजमेंट दिया है, तो वो तमिलनाडु की कोर्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट कराने का पावर रखती है।
आप तमिलनाडु के कोर्ट में जाकर के अर्जी दे सकते हैं कि क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ पे रिलेशन है, सो ये, और बिहार की ये कोर्ट की सिविल जजमेंट तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन सेम क्रिमिनल मैटर्स में एप्लीकेबल नहीं है। अगर एक स्टेट की कोई कोर्ट है जिसने क्रिमिनल जजमेंट दिया है तो वो वहीं तक लिमिटेड है। दूसरे स्टेट की कोर्ट क्रिमिनल जजमेंट्स को इफेक्चुएट कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए लायबल नहीं है। सो ये जो प्रोविज़न है कि एक स्टेट का सिविल जजमेंट दूसरे स्टेट में लागू हो सकता है और वहाँ के दूसरे स्टेट की सिविल कोर्ट उसको इन्फोर्स करा सकती है, ये सिर्फ सिविल जजमेंट के केस में, क्रिमिनल जजमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपके फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज के अंदर आती हैं। पहला आपका जनरल प्रोविजन है कि फुल फेथ और क्रेडिट देना है। सेंटर और हर स्टेट के पब्लिक एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग को थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी कोने में फुल फेथ एंड क्रेडिट देना है। हमने पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड का डिफिनीशन भी देखा। सवाल उठा कि किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे और क्या इफेक्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि पार्लियामेंट लॉ बना के बताएगी कि मोड ऑफ प्रूफ क्या होगा और इसका इफेक्ट क्या होगा। और तीसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि सिविल जजमेंट, आप एक कोर्ट के सिविल जजमेंट को इंडिया के किसी भी कोने में दूसरी सिविल कोर्ट जो है इफेक्चुएट करा सकती है, इन्फोर्स करा सकती है, लेकिन क्रिमिनल जजमेंट्स, क्रिमिनल ऑर्डर्स जो हैं एक स्टेट के दूसरे स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो ये 3 चीज़ें आपका फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज में आती हैं। आई होप ये क्लियर हो आपको। इसके बाद हमारे पास क्या था, एक मिनट, इसके बाद हम पढ़ने वाले थे चौथा पिलर जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आर्टिकल 301 to 307। अब इसको पढ़ेंगे। ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर है। कॉन्स्टिट्यूशनल लास्ट मतलब इसके बाद हम जोनल काउंसिल पढ़ेंगे, लेकिन क्या जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बताइएगा कमेंट में। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगेन इन क्लासेस को फॉलो करिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आप पॉलिटी में 99%, आप लेस देन 0.1% लोगों में होंगे, क्योंकि ये क्लासेस में बहुत सारे लेयरिंग है। आपको क्लासेस फॉलो करने हैं, नोट्स लिखने हैं, जा कर के लक्ष्मीकांत पढ़ना है, एंड फ्यूचर में जब भी रिवाइज करना हो पीरियोडिक रिवीजन करना है। एंड अगेन जब भी रिवाइज करिए, कोशिश करिए कि क्लास आपकी, तब आप ऐसे ही रैंडम क्लास आपकी चलती रहे कि आपके कान में मेरी आवाज़ जाती रहे और साथ सामने नोट्स खुला हुआ हो। ये रिवीजन, फिर नेक्स्ट रिवीजन आपका 10 मिनट में हो जाएगा, जो आप 2x, 2.5x, 3x कर सकते हैं। अगेन आप ये रिवाइज करने के बाद फिर से जाइए लक्ष्मीकांत पढ़िए। दिस इज़ द वे आपकी पॉलिटी पूरी याद हो जाएगी। एंड जो डायमेंशंस हमने शुरू किए यहाँ तो लोग पहुँचते भी नहीं हैं। दीज आर द मोस्ट इग्नोर्ड डायमेंशंस ऑफ योर पॉलिटी, जिसको हमने सबसे पहले स्टार्ट किया। लोग फंडामेंटल राइट से शुरू करते हैं और फंडामेंटल राइट पे ही ख़त्म हो जाते हैं, राइट? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। क्या है? इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं? आर्टिकल 301 to 307 है। कौन सा पार्ट है जो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से डील करता है? पार्ट 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से डील करता है। इंटर स्टेट माने 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात ऐसा लगता है सेम है, बट ट्रेड एंड कॉमर्स डिफरेंट होता है। हम देखेंगे, अभी इसका डिफिनीशन देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। सो आर्टिकल 301 to 307 पार्ट 13 ये डील करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इतनी बार टेरिटरी का जिक्र है कि आपको तो याद हो जाना चाहिए टेरिटरी का मतलब। अगेन टेरिटरी मतलब
स्टेट्स प्लस यूटीज प्लस एक्वायर्ड टेरिटरीज, डिफिनेशन कहाँ है? आर्टिकल 1 में। सो 301 to 307 ट्रेड कमर्स इंटरकोर्स टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर के बात के प्रोविजन से डील करता है। विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी हम इंडिया के अंदर ट्रेड कमर्स और इंटरकोर्स का क्या डीलिंग होगी उससे डील करेंगे, इंडिया के बाहर की बात नहीं हो रही है। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रेड कमर्स और इंटरकोर्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ट्रेड क्या है? मान लीजिए मैंने कोई चीज़ खरीदी और उसको बेची, मेरा पर्पस क्या है? मोटिव। मेरे हाथ में एक पेन है, आईफोन का पेन है, मैंने एक खरीदा और मुझे इसे किसी को बेचना है, मेरा पर्पस क्या होगा? मोटिव। सो अगर ट्रेड में सिंपल, अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, सिंपल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, पर्पस क्या होगा? फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट इज ट्रेड। सिंपल है ट्रेड, इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। जो किसी भी चीज़ की खरीद बेच हो रही है, पर्पस एक ही होता है प्रॉफिट, उसको ट्रेड कहते हैं। अब ट्रेड हो गया, कमर्स में क्या हो गया? कमर्स क्या होता है फिर? व्हाट इज कमर्स? अब देखिए कमर्स जो है ना ट्रेड का बड़ा भाई है। कहता है कि मैं ट्रेड तो हूँ ही, यानी यहाँ जो तुमने बात की है वो इंक्लूड कर लो। सो आई एम ट्रेड, मतलब कमर्स में भी आप किसी चीज़ की खरीद बिक्री कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में आप अदर एक्सक्यूज मी, इसके साथ में आप अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, उस गुड का ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, उस गुड का इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जब रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप इंक्लूड कर लेते हैं तो कमर्स बन जाता है। सो कमर्स क्या है? ट्रेड प्लस अदर रिलेटेड एक्टिविटी, ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? जैसे कि हमने बात की, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, इसमें फिर और क्या आ जाएगा? बैंकिंग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो ये कमर्स हो गया। तो ट्रेड कमर्स का बड़ा भाई है। अब इंटरकोर्स की बात करते हैं। व्हाट इज इंटरकोर्स? पहले जनरल समझेंगे, फिर आर्टिकल 301 के पर्पज से इसको हम समझेंगे, क्योंकि आर्टिकल 301 बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम पढ़ने जाने वाले हैं। इंटरकोर्स में बेसिकली हम फिजिकल फ्लो या फिर फिजिकल मूवमेंट की बात करते हैं। इंटरकोर्स में हम फिजिकल फ्लो या फिर फिजिकल मूवमेंट की बात करते हैं। किसके फिजिकल फ्लो और किसके मूवमेंट की बात करते हैं? सारी चीज़ एक सिस्टम है। जैसे ट्रेड में हमने सिर्फ गुड्स की बात की, कॉमर्स में हमने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों की बात की, लेकिन हमने लोगों के मूवमेंट की बात नहीं की, राइट? सो इंटरकोर्स पूरे सिस्टम को के फिजिकल मूवमेंट या फिजिकल फ्लो को पे फोकस करता है। कहता है कि फिजिकल फ्लो और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स का भी मूवमेंट देखेंगे, अगेन लोगों का भी मूवमेंट देखेंगे, सर्विसेज का मूवमेंट देखेंगे, एवरीथिंग। क्लियर है? कहाँ से कहाँ, किस तरह का मूवमेंट? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर। ये इंटरकोर्स का जनरल मीनिंग होता है। अगर 301 के पर्पज से देखें तो आर्टिकल 301 के पर्पज से जब देखेंगे तो ये जो फिजिकल मूवमेंट है लोगों का, पीपल का, सर्विसेज का, इसका एक पर्पस होना चाहिए और इसका एक इकोनॉमिक पर्पस होना चाहिए। इकोनॉमिक पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन नहीं लग रहा है तो उठे और कन्याकुमारी तक घुमाएं और कहें कि देखिए यहाँ पे तो फिजिकल मूवमेंट हुआ है पीपल का, तो ये 301 के अंदर इंटरकोर्स हो जाएगा। ना होगा, क्योंकि आपका पर्पसलेसनेस था, एटलीस्ट इकोनॉमिक पर्पस नहीं था। होगा कुछ और होगा कि मन भटक रहा है, लाइफ में बहुत क्राइसिस चल रही है, दिल टूटा हुआ है, तो घुमाते हैं, है ना, बुद्धा बन जाते हैं, वो सब ठीक है, अप्रिशिएटेड, बट नॉट अंडर आर्टिकल 301। आर्टिकल 301 के अंदर आपका मूवमेंट, सामान का मूवमेंट, बाकी सर्विसेज का मूवमेंट होना चाहिए एक प्लेस से अनदर, लेकिन पर्पस क्या है? इकोनॉमिक पर्पस होना चाहिए। तो दिस इज इंटरकोर्स। ट्रेड, कमर्स, इंटरकोर्स के बीच का डिफरेंस आप समझ गए। ट्रेड छोटा भाई है, कमर्स ट्रेड का बड़ा भाई है, एंड इंटरकोर्स सबसे बड़ा भाई है। तो अगर इसको डायग्राम के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो दिस इज ट्रेड, ये आपका
ट्रेड है। इससे बड़ा होगा कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स क्या इंक्लूड, कॉमर्स इज ट्रेड प्लस ऑल अदर एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंटरकोर्स सबसे बड़ा भाई है। एंड क्लियर है ये? तो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स आपको समझ में आ गया होगा, ये आपकी किताब में नहीं है, आप देख लेंगे। अब ये समझने के बाद फिर वापस चलते हैं, हमने इतनी कहानी क्यों कही, क्योंकि 301 से 307 के अंदर क्या डील किया गया है कि इंडिया के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का क्या सिचुएशन होगा उसकी बात की गई है, और हमें ये तीनों वर्ड्स की मीनिंग पता होना चाहिए। आइए अब आर्टिकल 301 पे चलते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर आवर पर्पस। So, if you read Article 301 of the Constitution, it says that तीन बातें कहता है, तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 301 says ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये तीन चीज़ों की बात तो हो गई, लेकिन कहाँ हमने देखा मूवमेंट होना चाहिए, तो कहाँ इनका मूवमेंट देखेंगे? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये वर्ड इतनी बार आएगा ना, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। आर्टिकल 301 के अंदर क्या बात की गई है कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। अब इस फ्रीडम का पर्पस क्या है? ये जो 301 के अंदर फ्रीडम दिया हुआ है, इस फ्रीडम का पर्पस क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई बॉर्डर बैरियर्स हम तोड़ना चाहते हैं, अलग अलग बॉर्डर पे जो बैरियर्स हैं उनको हम तोड़ना चाहते हैं, हम फ्री फ्लो इंश्योर करना चाहते हैं, फ्री फ्लो इंश्योर करना चाहते हैं किसका? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का। क्यों? ताकि इंडिया एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह, सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम करे। क्लियर है? 301 के अंदर फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इस आर्टिकल का टाइटल है। 301 क्या कहती है? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। टेरिटरी ऑफ इंडिया का डिफिनेशन आप जानते हैं। इस फ्रीडम का पर्पस क्या है कि बॉर्डर बैरियर्स, हर स्टेट की बॉर्डर पे जो अलग अलग बैरियर्स हैं, जो भी डिफिकल्टीज हैं गुड्स एंड सर्विसेज एंड ह्यूमंस के फ्लो में, कमर्शियल पर्पस के लिए, इकोनॉमिक पर्पस के लिए, उसको तोड़ा जाए। क्यों? ताकि इंडिया एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट में कन्वर्ट हो सके। क्लियर है ये? अब ये जो फ्रीडम दी गई है 301 के अंदर, हमने ये जो फ्रीडम दिया हुआ है, हमें जो फ्रीडम मिली है 301 के अंदर, ये सिर्फ इंटर स्टेट नहीं है, ये सिर्फ इंटर स्टेट नहीं है। देखिए हमने विद इन द कंट्री की बात की है, ये विद इन, देखिए हमने कहा था 301 to 307 विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में डील कर सकते हैं, या फिर एक ही स्टेट के अंदर डील कर सकते हैं, यानी विथ अदर स्टेट या फिर विद इन अदर स्टेट। तो जब विथ अदर स्टेट दो या दो से ज़्यादा से करते हैं तो उसको इंटर स्टेट कहते हैं, इंटर। और जब खुद एक स्टेट के अंदर की बात होती है तो उसको इंट्रा स्टेट कहते हैं। क्लियर है ये? ये जो फ्रीडम दी गई है 301 के अंदर, ये दोनों है, इंटर स्टेट है यानी टू और मोर स्टेट्स के, एंड इंट्रा स्टेट है, INTRA, इंट्रा स्टेट यानी एक स्टेट के अंदर भी, विद इन स्टेट, एक स्टेट के अंदर भी दो पॉइंट्स पे अगर आप बैरियर लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो आप 301 को वायलेट कर रहे हैं। क्लियर है ये? मान लीजिए अगेन ये स्टेट है, कोई स्टेट है मान लीजिए। अब स्टेट की बॉर्डर पे, स्टेट में गुड्स सर्विसेज या फिर इंटरकोर्स के फ्लो पे कहीं भी बॉर्डर पे बैरियर लगे, या फिर स्टेट के अंदर आने के बाद दो पॉइंट्स के बीच में बैरियर लगे, दोनों केसेस में 301 का वायोलेशन होगा। क्लियर है ये आपका? इसका मतलब यही है। क्लियर? अब देखिए, आपको नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत बड़ी बात कह दी, खुली बात कह दी, खुली किताब बना दी कि पूरे देश में एक स्टेट या स्टेट के अंदर
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रीडम होगा ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का। देखिए बिना एक्सेप्शन के कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं सकती है, तो कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि देखिए आर्टिकल 301 में जो हमने फ्रीडम दिया है ना, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। ये भी कह देती है कॉन्स्टिट्यूशन कि आर्टिकल 301 में हमने जो फ्रीडम दिया हुआ है ना, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा एक्सेप्ट, अब यहाँ पे क्लीवेज है, एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्शंस गिवन इन 302 to 305। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद लिख दिया है 302 to 305 में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। 301 में जो फ्रीडम है, 301 में जो फ्रीडम है उस पे 302 से 305 में खुद ही रिस्ट्रिक्शंस है, तो कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे। ये ऐसे तो ये फ्री है आपका, 301 पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स फ्री है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ लिखे हुए हैं? 302 से 305 के अंदर। अब जब हम 302 में पढ़ेंगे और 305 पढ़ेंगे, 302 से 305 समझ में आएगा कि कितना बड़ा झोल है। चलिए झोल को पकड़ देखते हैं। तो जब आप हम रिस्ट्रिक्शंस एक एक करके रिस्ट्रिक्शंस हम देखने जाएंगे जो 301 का फ्रीडम है उस पे। सो पहला जस्ट अ मिनट। सो पहला प्रोविजन, सो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि द फ्रीडम गिवन इन 301। अब मैं 301 जब भी बोलूँगी तो आर्टिकल आप समझ लीजिएगा। जब मैं नेशनल इमरजेंसी पढ़ाऊंगी तो 352 बोलूँगी, 356 बोलूँगी, 365 बोलूँगी, 358 बोलूँगी, आप आर्टिकल मान लेना। सो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि आर्टिकल 301 के अंदर जो फ्रीडम दिया हुआ है दैट इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट। यानी 301 के अंदर जो फ्रीडम है इस पे कौन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है? पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम ऑफ 301। अब कोई तो ग्राउंड देना होगा, कोई तो कहानी बनानी पड़ेगी। तो कहा गया कि ठीक है भाई, पार्लियामेंट जो है पब्लिक इंटरेस्ट में 301 के अंदर जो फ्रीडम है उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि देखिए पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शंस तो लगा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में 301 के अंदर जो फ्रीडम दी गई है उस पर रिस्ट्रिक्शंस तो लगा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट प्रीफरेंस एक स्टेट का दूसरे स्टेट पे प्रीफरेंस नहीं दे सकती रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए, या फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। फिर से समझिएगा, ये अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। 301 पे जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 301 के अंदर जो फ्रीडम है दैट इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाएगी? पब्लिक इंटरेस्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन इसके साथ ये भी कहती है कि पार्लियामेंट जब रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी 301 में तो वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर प्रेफरेंस नहीं दे सकती, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती एक्सेप्ट। तो ये जनरल बात है कि भाई प्रेफरेंस नहीं दे सकती लेकिन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ जाए, अब एक ऐसा सिचुएशन आ जाए, एक्सेप्शन हमेशा है, एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे देश के किसी भी कोने में किसी भी चीज की स्कार्सिटी हो जाए, तो उस केस में पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन में एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर प्रेफरेंस भी दे सकती है एंड डिस्क्रिमिनेट भी कर सकती है। सो इफ देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ गुड in any part of India, जिस पेन से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मान लीजिए कि ये स्पेन की स्कार्सिटी हो जाए दिल्ली में, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि अब इस स्पेन की स्कार्सिटी हो गई है तो एक वो अलग अलग स्टेट्स में पहले तो 301 में रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी क्योंकि स्कार्सिटी है भाई, हर स्टेट में सेम फ्री फ्लो नहीं होगा, राइट। और दूसरा कि वो दिल्ली के लिए कुछ प्रेफरेंशियल, कुछ डिस्क्रिमिनेटरी मेजर करेगी बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, ताकि इस स्टेट में इस पार्टिकुलर पेन की जो स्कार्सिटी है, जो नीड है, उसको जल्दी से जल्दी फुलफिल किया जा सके। क्लियर है ये? सो कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात 301 पे जो फ्रीडम है उस पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है,
पब्लिक इंटरेस्ट में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि देखिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते समय पार्लियामेंट प्रीफरेंस नहीं दे सकती है, फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है दो या दो से ज़्यादा स्टेट में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि देखिए ऐसा है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि इंडिया के किसी भी पार्ट में एक पर्टिकुलर सामान की अगर स्कार्सिटी हो जाती है, किल्लत हो जाती है, तो उस केस में पार्लियामेंट जो है एक स्टेट को दूसरे स्टेट से प्रीफरेंस दे सकती है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से डिस्क्रिमिनेट भी कर सकती है। सो दिस इज इट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हमने पार्लियामेंट का देखा, अब हम दूसरा एक्सेप्शन देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर, क्या स्टेट लेजिस्लेचर कोई इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं 301 पे? 301 के अंदर जो फ्रीडम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो 301 के अंदर जो फ्रीडम है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो 301 है, या तो वो विथ दैट स्टेट, यानी ये स्टेट 1 है तो ये अपने साथ बाकी अदर स्टेट्स के फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, या फिर विद इन दैट स्टेट, यानी ये स्टेट 1 है, सेम स्टेट है, स्टेट 1, इस स्टेट के दो पॉइंट्स के बीच में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, दैट इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन 301, आर्टिकल 301 लगा सकती है। यहां तक बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों लगा सकती है? पब्लिक इंटरेस्ट में। यहां तक अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। फिर से सुन लेते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उस स्टेट का बाकी स्टेट्स के फ्रीडम साथ जो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हो रहा है उसके फ्रीडम पे, या फिर अपने स्टेट के अंदर, उस स्टेट के बाउंड्री के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। 301 के अंदर जो फ्रीडम है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ग्राउंड क्या होगा कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में लगा रहे हैं। लेकिन अब यहां से क्लीवेज स्टार्ट होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए आपको एक लॉ तो बनाना पड़ेगा, राइट, और लॉ बनाने के लिए बिल लाना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे क्लीवेज दिया है कि इस बिल को स्टेट में इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट के थ्रू होकर गुजरना होगा। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, पीछे के क्लासेस में। दैट इज, अगर स्टेट लेजिस्लेचर 301 के अंदर जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा रही है किसी भी तरह का, विथ स्टेट, विद इन स्टेट, तो उस बिल को प्रेसिडेंट के थ्रू होकर गुजरना होगा। यानी बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के, बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन को वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। दैट बिल कैनॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कैनॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी हाउस में। क्लियर है ये? तो ये दूसरा प्रोविजन है। अब तीसरा रिस्ट्रिक्शन 301 पे जो तीसरा रिस्ट्रिक्शन है वो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस, स्टेट्स के डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस से प्रोहिबिट किया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकती है। डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकती है, बैंड है। अब आपको पता है कि टैक्सेशन का काम लेजिस्लेचर का है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ एग्जीक्यूशन है, टैक्स लगाना लेजिस्लेचर का काम है। अब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है कि सिमिलर गुड्स को, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि ये स्टेट 1 है और ये स्टेट कोई भी स्टेट है। अब यहाँ पे मान लीजिए स्पेन से मैं पढ़ा रही हूँ पेंसिल, ये पेंसिल मैन्युफैक्चर होती है, इस पे जो टैक्स लग रहा है ये 10% है, ठीक है, और उसके बाद ये बिक रहा है, इस पे 10% टैक्स लग रहा है। अब इसी स्टेट में कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो बाहर के किसी भी स्टेट से सेम पेंसिल इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, हो गया सिमिलर गुड हो गया। एक जो है स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है,
एक बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि इस स्टेट में इस मैन्युफैक्चर हुए प्रोडक्ट पे जो टैक्स लग रहा है वही टैक्स ये इंपोर्टेड गुड पे भी लगेगा। यानी अब मान ये जो बिजनेसमैन जो कि ये स्टेट 2 या 3 से इस पेंसिल को इंपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि इस पेंसिल पे स्टेट लेजिस्लेचर कहे कि नहीं ये इंपोर्टेड है तो 20% लगाएंगे और मेरे यहाँ मैन्युफैक्चर है तो 10% लगाएंगे। सिमिलर गुड है तो चाहे वो स्टेट में मैन्युफैक्चर हुआ हो या फिर इंपोर्ट हुआ हो उस पर टैक्स सेम होगा। सो ये 10-20% हटके क्या बन जाएगा, 10% बन जाएगा। समझ में आ रहा है? सिमिलर गुड्स में एक स्टेट में अगर मैन्युफैक्चर हुआ है या फिर वहीं इंपोर्ट हुआ है टैक्स सेम होगा। सो स्टेट लेजिस्लेचर डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन नहीं कर सकती है, याद रखेंगे। चौथा प्रोविजन ये कहता है कि 301 के अंदर 301 के अंदर जो फ्रीडम दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। 301 के अंदर जो फ्रीडम दिया हुआ है इट इज सब्जेक्ट टू नेशनलाइजेशन लॉ, सब्जेक्ट टू नेशनलाइजेशन लॉ। अब नेशनलाइजेशन क्या है बताइए? नेशनलाइजेशन का मतलब सिंपल है कि आप किसी एक पार्टिकुलर डोमेन को, एक एरिया को, एक ट्रेड के किसी पार्टिकुलर गुड को आप मोनोपोलाइज कर दे रहे हैं। किसके फेवर में? या तो सेंटर के फेवर में या फिर स्टेट के फेवर में, कि ये पार्टिकुलर गुड है, ये पार्टिकुलर एरिया, इस पे ट्रेड करने का जो एक अधिकार काइंड ऑफ आप डोमिनियन दे रहे हैं, डोमिनेशन दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काम करेगी या फिर स्टेट्स करेगी। ऑर्डिनरी पब्लिक को एक्सक्लूड कर दिया गया यहाँ से। ऑर्डिनरी पब्लिक यानी सिटीजन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। अब ये एक्सक्लूड कर दिया गया। अब ये एक्सक्लूजन पार्शियल भी हो सकता है, फुली भी हो सकता है। यानी अब ये मोनोपोलाइजेशन का जो लॉ है, नेशनलाइजेशन लॉ से ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकुलर एरिया जैसे एटॉमिक एनर्जी, इस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें जो भी बिजनेस करना है, जो ट्रेड करना है, जो भी कॉमर्स करना है करेगी। तो ये कंप्लीट एक्सक्लूजन हो गया, इसमें सिटीजन्स आ ही नहीं सकते। या फिर नेशनलाइजेशन लॉ से जैसे कि बैंकिंग है, तो बैंकिंग को नेशनलाइजेशन किया गया लेकिन प्राइवेट बैंक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्शियल एक्सक्लूजन है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट्स तो अपना बैंक चला ही रही है लेकिन प्राइवेट ऑर्डिनरी सिटीजन को भी अलाउड है कि आप बैंक्स ऑपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज पार्शियल एंड कंप्लीट एक्सक्लूजन। सो 301 इज सब्जेक्ट टू नेशनलाइजेशन। किसी पार्टिकुलर एरिया को, किसी पार्टिकुलर डोमेन को अगर नेशनलाइजेशन से सेंटर या स्टेट को कंप्लीट मोनोपोली या पार्शियल मोनोपोली दे दिया जाता है तो आप जा करके नहीं रोक सकते कि 301 के अंडर जो मुझे फ्रीडम मिला है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, ये वायोलेट हो रहा है। ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट प्रोविजन आप याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, एक मिनट मुझे थोड़ा पानी पी लेने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि आने वाले समय में पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी सुंदर सा, और सुंदर से लॉ में एक सुंदर सा अथॉरिटी क्रिएट किया जाएगा। आने वाले समय में पार्लियामेंट एक खूबसूरत सा लॉ बनाएगी और उस खूबसूरत से लॉ से खूबसूरत से अथॉरिटी को क्रिएट किया जाएगा। और वो अथॉरिटी क्या करेगी? जो भी ये अथॉरिटी देखेगी कि आर्टिकल 301 के अंदर जो फ्रीडम दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से लेकर के इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उनके इम्प्लीमेंटेशन को देखेगी। तो पार्लियामेंट ने ना तो आज तक खूबसूरत सा लॉ बनाया और ना ही ऐसी अथॉरिटी कोई बन पाई। तो देखिए आने वाले समय में कब हमें ऐसे खूबसूरत अथॉरिटी को देखने को मिलता है ना। तो ये आपको याद रखना है। 301 से 307 तक ये सारे प्रोविजंस हमने डिस्कस किए, यही है 301 से 307 तक।
जब हम बेयर एक्ट अभी स्टार्ट करेंगे मोस्ट लाइक फ्रॉम दिस वीकेंड, वहाँ भी हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये आप याद रखेंगे। ओ माय गॉड। सो 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेते हैं। ओके तो इसके साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए फिर से चलते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल, यस, सो फुल फेथ एंड क्रेडिट। इसके साथ हमने कल के क्लास में देखा था कि इंटर स्टेट रिलेशन को हम 4 पिलर्स पे देखेंगे। आर्टिकल 262 पानी का मसला डील करेंगे कि भाई पानी के लिए कलह नहीं होना चाहिए, आखिर देश हमारा घर है, जितना शांत रहेंगे सब कुछ सही होगा। उसके बाद पानी का मैटर सॉर्टेड हो गया तो भाई अब कोऑर्डिनेशन कराएंगे कि आइए मिल बांट के काम करते हैं 263 के अंदर। ये दोनों हमने देख लिया था। जब ये दोनों कर दिया, मिल बांट के काम कर लिया, पानी का कलह सॉल्व कर दिया, तो कहा गया कि देखिए ऐसा है कि अब जो पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड है और जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इसको म्यूचुअल मतलब आपसी इज्जत देना जरूरी है। एक स्टेट के रिकॉर्ड को, एक स्टेट का जो कानून है उसको दूसरे स्टेट में इज्जत देना जरूरी है। ये भी हमने देख लिया 261 के अंदर। उसके बाद कहा कि सब चीज़ें हो गई, पैसे की बात तो हुई ही नहीं। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर, बिना पैसे का कोई रिलेशन टिका है नहीं टिका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 301 से 307 के अंदर सारी बातें कर दी। ये भी हमने पैसे का डायमेंशन भी देख दिया। तो ये चारों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटर स्टेट कोऑपरेशन के लिए क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं, आप आंख बंद करके ये 4 लिख के आइए, जो एक्सप्लेन किया गया लिख के आइए, आपको 100% मार्क्स मिलेगा। लेकिन जब लोगों से पूछा जाता है, आयरनी ये है कि इंटर स्टेट रिलेशंस के लिए क्या प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो 262 लिख देंगे, शायद 263 भी लिख देंगे। ये दोनों तो गायब ही रहता है उनके आर्गुमेंट से। वो जोनल काउंसिल डिस्कस कर देते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों स्टैट्यूट, चलिए वापस चलिए अब चलते हैं, जोनल काउंसिल भी खत्म कर देते हैं। सो नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक हमारा बचता है दैट इज जोनल काउंसिल। और याद रखेंगे, इसके बाद आपको भूलना नहीं है कि स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में क्या अंतर है। सबसे पहली बात, जोनल काउंसिल आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जनरल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कैसे ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? स्टैट्यूटरी मतलब क्या? जो स्टैट्यूट से बना हो, स्टैट्यूट से बना हो। स्टैट्यूट मतलब क्या? लॉ, यानी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाकर विधि के द्वारा स्थापित करती है। मैं इतनी शुद्ध हिंदी बोलने लगी हूँ, उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूशन में जोनल काउंसिल आर स्टैट्यूटरी बॉडी क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर इनको एस्टैब्लिश किया है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र हो, जैसे फाइनेंस कमीशन साफ साफ 280 में लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन का। इलेक्शन कमीशन साफ साफ 324, 326, 329 साफ साफ जिक्र है, क्लियर जिक्र है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 में साफ साफ जिक्र है कि 148 में कैग बनेगा ही बनेगा। तो जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको समझ में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्योंकि इसका कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। क्लियर है? अब आइए, अब हम यहाँ से देखेंगे। अब पार्लियामेंट ने जोनल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया है लॉ बनाकर। तो किस लॉ से जोनल काउंसिल बने हैं? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत सुना होगा आपने, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये 1956 में बना था। अब इस 1956 से जोनल काउंसिल्स बनाए गए थे। बेसिकली
इस एक्ट ने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने कंट्री को 5 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया। कौन कौन सी ये जोन्स है? नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। 5 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया और हर जोन के लिए 1 जोनल काउंसिल फॉर ईच जोन। हर जोन के लिए एक जोनल काउंसिल बनाया। तो आपसे पूछा जाए कितने जोनल काउंसिल है? 5 ही जोनल काउंसिल हैं। 6 मत बोल दीजिएगा, आगे पढ़ के नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पढ़ेंगे, वो जोनल काउंसिल नहीं है। जोनल काउंसिल वही है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर बने हुए हैं। बाकी किसी एक्ट के अंदर कोई और काउंसिल बन रहा है, वो जोनल काउंसिल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। सो कितने जोनल काउंसिल है? 5 जोनल काउंसिल है। क्यों? क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने कंट्री को 5 डिफरेंट जोन में डिवाइड किया और हर जोन के लिए एक जोनल काउंसिल बनाया। तो बताइए कितने जोनल काउंसिल होंगे? 5 जोनल काउंसिल होंगे। आइए अब हम देखेंगे कि कंट्री को हमने अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया। कुछ तो फैक्टर्स होगा जिसके बेसिस पे हमने कंट्री को डिवाइड किया होगा, और अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स, 5 ही जोन में हमने 28-29 स्टेट को सिमट दिया है। तो बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे यूटीज एक जोन में आते होंगे। तो क्या क्राइटेरिया रहा होगा, है ना? तो देखते हैं क्या क्राइटेरिया, क्या फैक्टर्स लिए गए कंट्री को अलग अलग जोन में बांटने के। तो पहला तो कहती है नेचुरल डिवीजन। कंट्री का आप नेचुरल डिवीजन देख लीजिए, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन है, कहीं नदी है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं डेंस फॉरेस्ट है, कहीं डिजर्ट है, राइट? तो इस नेचुरल डिवीजन को, पहला फैक्टर है नेचुरल डिवीजन। सिमिलर नेचुरल डिवीजन के जो स्टेट्स हैं उनको एक साथ रखने की कोशिश की गई है। दूसरा फैक्टर क्या है कि रिवर सिस्टम एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसको भी देखा गया। अब कुछ रिवर्स हैं जो नेचुरल बाउंड्री बनाती है, कुछ रिवर्स हैं जो हमारे जो रिवर्स हैं वो एक तरह से नेचुरल बाउंड्री बनाती है, एक नेचुरल डिवीजन देती है हमारे डिफरेंट स्टेट्स को। आप देखेंगे तो रिवर सिस्टम के पैटर्न को फॉलो किया गया है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है अलग अलग स्टेट्स के बीच में, उसको भी देखा गया है। तीसरा क्या है? अब कहा गया कि देखिए हमने कंट्री को 5 ही जोन में डिवाइड करना था। तो हमने देखा कि भाई किस रीजन के लोगों का कल्चरल एफिनिटी सिमिलर है। सेम तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में तो किलोमीटर के हिसाब से लैंग्वेज एंड फूड एंड एवरीथिंग चेंज होता है। तो सिमिलर कल्चरल एफिनिटी है, सिमिलर रिलीजियस एबिलिटी है, मोटा मोटी बोल चाल की भाषा, लिंग्विस्टिक एफिनिटी मोटा मोटी कैसा है, तो उन सबको हमने एक साथ क्लब कर दिया। तो तीसरा फैक्टर जो लिया गया वो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी कि किस इस जोन के लोग आपस में किस तरह से एक दूसरे से कल्चरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे जुड़ पाते हैं। इस तरह से हमने ये तीसरा फैक्टर लिया है। चौथा लिया है कि अलग अलग जोन के अलग अलग स्टेट्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीड अलग होगी, राइट? उनके सिक्योरिटी की नीड अलग होगी एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए नीड अलग होगी। बेंगलुरु की जो लॉ एंड ऑर्डर की नीड है वो दिल्ली से इंटायरली डिफरेंट है। बॉम्बे की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और बिहार की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंटायरली पोल्स अपार्ट है। तो इनको एक साथ रख नहीं सकते। तो चौथा फैक्टर जो हमने लिया ये कंट्री को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करने में, वो था इकोनॉमिक नेसेसिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो इन चारों फैक्टर्स को देखते हुए हमने कंट्री को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से 5 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया एंड हर जोन के लिए 1 जोनल काउंसिल बनाए गए। सो नंबर ऑफ जोनल काउंसिल्स हमारे पास कितने हैं? तो 5 हैं। क्लियर है ये? आइए अब जोनल काउंसिल के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें जोनल काउंसिल की, तो ईच जोनल काउंसिल, याद रखिएगा हर जोनल काउंसिल इज हेडेड बाय होम मिनिस्टर। सो
चेयरमैन कौन होगा जनरल काउंसिल का? कोई भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट स्टेट, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेंट्रल होम मिनिस्टर आप इसको कह सकते हैं। हर जनरल काउंसिल को चेयर कौन करता है? होम मिनिस्टर। इसके साथ उस पार्टिकुलर जोन में जितने भी स्टेट्स होंगे उसके चीफ मिनिस्टर होंगे उस जनरल काउंसिल में, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। क्लियर है ये? इसके साथ अगर उस पार्टिकुलर जोनल काउंसिल में कोई यूटी है तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी उस पार्टिकुलर जोनल काउंसिल में है। इसके अलावा स्टेट से चीफ मिनिस्टर्स तो आते ही हैं, 2 और मिनिस्टर्स आते हैं हर स्टेट से, तो 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, याद रखेंगे हर जोनल काउंसिल का यही स्ट्रक्चर है। हर जोनल काउंसिल को चेयर कौन करते हैं? सेंट्रल होम मिनिस्टर। याद रखिएगा ये जो हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ये रोटेशनल बेसिस पे वाइस चेयरमैन की तरह भी फंक्शन करते हैं। वाइस चेयरमैन ऑन रोटेशनल बेसिस, यानी बताती हूँ। और इनका टर्म जो होता है वाइस चेयर का वो 1 साल के लिए होता है, फॉर 1 ईयर। यानी मान लीजिए एक जोनल काउंसिल में 6 स्टेट हैं तो ये 1-1 साल के लिए एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर उस पार्टिकुलर जोनल काउंसिल का वाइस चेयरमैन बनेगा। क्लियर है ये? तो ये हमारा जोनल काउंसिल का पूरा स्ट्रक्चर है। अगेन जो भी डिसीजंस होते हैं वो कंसेंसस बेसिस पे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब लास्ट में ये जोनल काउंसिल का इतना ही आपको पढ़ना है, याद रखना है। अब लास्ट में एक चीज़ बचती है, वो है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। अब इसको मैं सबसे पहली चीज़ हाईलाइट करूंगी कि क्या नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जोनल काउंसिल है? इज नॉर्थ ईस्ट काउंसिल और जोनल काउंसिल? कान को बहुत जोर से खुला रखिए और आंसर है नो। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जोनल काउंसिल नहीं है। क्यों? फिर से रिपीट कर देती हूँ, जोनल काउंसिल वही हैं जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बने हैं। 5 ही जोनल काउंसिल है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अलग बनी है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट। अब इस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट से पार्लियामेंट ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को बनाया है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जोनल काउंसिल नहीं है। अगेन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्वेश्चन होगा कि क्या नॉर्थ ईस्ट काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? तो हाँ, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट से बना है। लेकिन क्या नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जोनल काउंसिल है? तो नहीं, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जोनल काउंसिल नहीं है। कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 8 मेंबर स्टेट्स हैं। कौन कौन से? 7 सिस्टर्स का नाम सुना होगा आपने। 7 सिस्टर्स में आप सिक्किम को भी ऐड कर लीजिए। ये 8 स्टेट्स जो हैं ये इसके मेंबर हैं। अब इनको अलग से बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भाई ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनकी टोपोग्राफी देखिए, इनकी लिंग्विस्टिक एफिनिटी देखिए, कल्चरल एफिनिटी देखिए, इनकी सिक्योरिटी कंसर्न देखिए, इनका अदर डेवलपमेंट चैलेंज देखिए, इनका मेन लैंड इंडिया से एसोसिएशन देखिए। ये सारे शेयर्ड हैं। सेम अगर नहीं हुआ तो सिमिलर शेयर्ड हिस्ट्री है इनका। सिमिलर, शेयर्ड, एक जैसा है। एंड इनको क्योंकि ये मेन लैंड इंडिया से अलग हैं, इनकी अपनी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी अलग है, तो इनके सिचुएशंस को डील करने के लिए, इन सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को, डेवलपमेंटल चैलेंजेस को डील करने के लिए एक अलग काउंसिल बनाई गई जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। 1971 में
पार्लियामेंट ने बनाया नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 से। 8 मेंबर्स हैं, बता दिया, कारण भी बता दिया। और इसके साथ हम क्लास के अंत में पहुंच गए हैं। मुझे बहुत खुशी है, आपको भी खुशी होनी चाहिए कि वी हैव फिनिश्ड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। एंड नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न। यहीं से लिख दिया, यहीं से स्टार्ट करेंगे एंड मोस्ट लाइकली नेशनल इमरजेंसी कवर कर लेंगे, राइट। सो आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट क्लास। एंड हम मोस्ट लाइकली आज से या कल सुबह से एक और इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो आपके कंटेम्प्ररी इश्यूज़ हैं, जो कि करेंट अफेयर्स में हैं, ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, आईआर के जो भी न्यूज़ हैं, जैसे अभी ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है, नेशनल इशू, स्पेशली जो जीएस पेपर 2 के सारे गवर्नेंस वाले कोई स्कीम सरकार लाती है, कोई कुछ भी ऐसा होता है, उसको हम ले करके एक बिल्कुल लेमैन के शब्दों में, कि आपको एक एक्सप्लेनेशन मिल जाए। आपकी मंथ एंड की मैगज़ीन आती है, आप उसमें जब पढ़ें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है। तो लेमैन के शब्दों में, ऐसा कि एक रिक्शा वाला भी अगर वीडियो सुने तो उसको समझ में आ जाए, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगेन डिपेंडिंग, ये कोई ऐसा नहीं है कि हर दिन ये वीडियो जाएगा। जब कोई ऐसी इशू होगी, जैसे अभी इंटरनेशनल में 2-3 इश्यूज़ चल रहे हैं, अभी नेशनल में जैसे अरावली के चेंजेज हुए थे, एक ऐसा मुद्दा था जो आपको जानना चाहिए था। उस तरह की अगर कुछ बातें होती हैं, वी विल एक्सप्लेन। कोई मेजर स्कीम आता है सरकार की, वी विल डिस्कस दैट। अभी इंटरनेशनल में बहुत सारी, जैसे ग्रीनलैंड के बारे में ट्रम्प हमेशा बात करते रहते हैं कि ग्रीनलैंड उनके सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा क्या है, कुछ तो हिस्ट्री रही होगी, तभी आज की पॉलिटी इतनी चैलेंजिंग हो रही है ना, तो उनको देखेंगे। इस तरह से मोस्ट लाइकली हम कल से इसको हम स्टार्ट कर देंगे। सो आई promise to see you tomorrow with emergency provision and other classes. See you tomorrow. Thank you very much and goodbye. इसको बाद में क्लियर कर लेंगे।